मैं सर वो जो चल रहा है नागरिकता का विषय, मैं पहले एक बार वो ओबीसी को और सुनिए, बैरिस्टर है, सुना जाए उनको, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। पासपोर्ट किसको मिलता है? भारत के नागरिक को ही मिलता है ना, कोई पड़ोसी मुल्क के नागरिक को तो नहीं मिलता है। और अगर आप सेक्शन पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6, सेक्शन 2, सब सेक्शन ए पढ़ेंगे कि जो भारत का नागरिक नहीं उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, और पासपोर्ट देने से पहले एक थरो पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस करती है, उसके बाद ही तो पासपोर्ट मिलता है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ही प्रूफ होगा, तो फिर वो उन्हीं को मिलता है जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से हासिल किए। हम और आप तो इस देश में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो मकसद एक ही है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये करना चाहती है कि वो जिसको चाहे बोलेंगे ये भारत का नागरिक नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। तो फिर ये तो कैसा होगा बताइए? आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और पासपोर्ट और सब चीजों को आप तकलीफ पैदा कर रहे हैं। तकलीफ पैदा करें, सरकार तकलीफ पैदा करने के अलावा कर क्या रही है? ब्लेम से उस पे। विवेक सर, जो एजेंडा क्या है कि क्या वही कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, वही इस राष्ट्र का नागरिक होगा? क्या है, क्या पीछे मकसद? कैसे इसको देखा जाए, कैसे लिया जाए? क्या आप कहिएगा? नागपुर तो वहां से सब कुछ चलता है, उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को। संजीव जी, इसका मकसद तो एक ही है कि जितना हो सके मुसलमानों को मतलब नागरिकता से बाहर कर दे, यही मकसद है। क्योंकि इसमें देखिए असम में क्या हुआ था, असम में जब वो हुआ सिटीजनशिप रजिस्टर वगैरह, उसमें 12.5 लाख तो हिंदू ही निकले और सिर्फ 5.5 लाख मुसलमान निकले। तब जाकर इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया ताकि वो जो 12.5 लाख है उनको अकोमोडेट किया जा सके। और ये 5.5 जो लाख है उनको कैसे, किस बेसिस पर निकालेंगे? अगर 12.5 लाख जो है वही वो भी इलीगल है हिंदू, और ये भी इलीगल है। 5.5 लाख तो इनको, लेकिन निकालना तो हमको मुसलमानों को ही है। फिर क्या करना? तो फिर सिटीजनशिप, हाँ, जो बाहर से आए हिंदू उनको देंगे, जो मुसलमान है उनको नहीं देंगे। यानी देखिए कितने बदमाश है ये, मतलब दूसरे शब्द नहीं है मेरे पास। मैं क्या इनके बारे में कौन से शब्द इस्तेमाल करें? ये देश को पूरा ताना बाना तहस नहस करना, यही उनका धूर्तता या धूर्त जो है, धूर्तता नहीं, धूर्त नहीं, धूर्तता फिर भी बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा, बदमाशी यही एक शब्द है, धूर्तता नहीं। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, फिर अब बताइए क्या है सिटीजनशिप का प्रूफ? ये तो बताइए। हाँ, अपने आप को सिटीजन प्रूव करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको दे? ये तो भाई, मुझे ये इन गधों का कुछ नहीं है, जो गधे जो वहां सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, नहीं पासपोर्ट ये कोई नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप का। अच्छा, वो जाने दो, ये तो गधे है, गधे भी है और बदमाश भी है, इनको जाने दो। लेकिन जो जजेस बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई आप बोल रहे ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बोल रहे वो भी सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बताइए कौन सा है? ये पूछना काम नहीं है क्या उनका, जजेस का? वो किस लिए बैठे हैं वहां? आप तो पूछिए सरकार से, कितने डरते हैं ये सरकार से। पूछिए ना जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं पूछ रहे कि पासपोर्ट भी अगर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है, ये बताइए। मतलब इनको इसी तरह से पूछना जरूरी है कि आरएसएस रजिस्ट्रेशन नहीं करता, जरूरत नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा, अगर आप कर लेते हैं तो क्या नुकसान है आपका, ये बताइए। कर लेते हैं तो इनको उल्टा सवाल पूछना पड़ता। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो क्या नुकसान है आपका, क्यों नहीं करते आप? उससे क्या, ऐसा क्या है जो आप अभी छुपा सक रहे हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप छुपा नहीं पाएंगे? ऐसा क्या, कौन सा काम है जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रुक जाएगा? अगर आप बहुत ही सीधे सरल और बहुत ही ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप है, तो डंके की चोट पे आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। चलो रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या, चलो लो रजिस्ट्रेशन करते हैं, आगे क्या है बोलो।
ऐसा बोलना चाहिए। आप क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते? इसका मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं आप। इसका मतलब कुछ तो आप ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं गलत, जो रजिस्ट्रेशन के बाद आप नहीं कर सकते, तभी तो नहीं कर रहे। नहीं तो क्या प्रॉब्लम? हमारी बाकी सारी संस्थाएं रजिस्टर्ड है, तो आप क्यों नहीं है? बाकी अगर है तो आप क्यों नहीं है? हिंदू स्वयंसेवक संघ अमेरिका में, यूरोप में, जहां कहीं भी काम करते हैं ये, वहां तो रजिस्टर्ड है। तो हिंदू स्वयंसेवक संघ वहां क्यों नहीं, हम वहां क्यों नहीं बताते क्लब को कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वी आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हम रजिस्टर नहीं करेंगे। एक पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे, ये पता है। अपने देश में दादागिरी करनी है, हमारे देश में हम नहीं करेंगे, क्या करना है कर लो भाई। हिंदू स्वयं से हिम्मत है तो इंग्लैंड में करके दिखाइए, हिम्मत है तो फ्रांस में करके दिखाइए, हिम्मत है तो अमेरिका में करके दिखाइए कि हम नहीं रजिस्टर करेंगे। वहां तो आपने किया ही है। आपको नेपाल में रजिस्टर करना पड़ा, हिंदू राष्ट्र में। नेपाल में हिंदू स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? क्या आपकी बपोती है हिंदुस्तान? यहां नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्या आपका काम अड़ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करने से कि ये जो गलत काम है हम नहीं कर पाएंगे, हमको तो गलत काम करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से इनको पूछना चाहिए जजेस को, ठीक है ये नहीं है डॉक्यूमेंट, वो नहीं है डॉक्यूमेंट, वो नहीं है, 10 डॉक्यूमेंट गिनवा के, राशन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर क्या है बताइए? मैं अपने आप को सिटीजनशिप कैसे प्रूव करूंगा? ये जज ने खुद पूछना चाहिए कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, चलो बताओ आप कि मैं अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करूं? ये बैठे हैं चुपचाप, अच्छा सरकार की बात सुनते हैं, अच्छा ठीक है, बराबर है, बराबर है। पर अपोजिशन की तरफ से कोई आर्गुमेंट करता है तो उसको ये काउंटर करते हैं। मतलब जजेस जो है वो सरकार की पैरवी करते, सरकार के वकील बन के उनको सवाल पूछते हैं, लेकिन इनको सवाल नहीं पूछते। ये सवाल पूछा है क्या किसी जज ने कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर रहा है तो फिर सिटीजनशिप आखिर प्रूव होगी कैसे? मैं कैसे करूंगा भाई? बाकी जनता का जाने तो, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मुझे बताओ आप कि मैं सिटीजनशिप अपनी कैसे प्रूव करूं? ये तो बताए। कुछ नहीं है। ये अनार्की फैलाना चाहते हैं देश में, फैला ही रहे हैं। बात मतलब दोष दूसरों पर डालते हैं अनार्की का। जो युवा, जो लड़के इस देश के जो प्रभावित हुए हैं बुरी तरीके से इनके दुर्व्यवहार से, इनके गैर व्यवस्थापन से, उनको कहते हैं ये अनार्किस्ट है। यानी जो लड़के वहां परेशान जो है वो जंतर मंतर में बैठे हैं, वो अनार्की फैला रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? चोरियां कर रहे हैं राम मंदिर में। मतलब ये कहते हैं कि गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर 7 बार हमला किया और चोरी की, वहां डकैती की। वो तो बाहर का था, वो मुस्लिम था, आप तो हिंदू हैं, आपने कैसे डकैती की राम मंदिर पे? बिल्कुल तो गजनी तो आपसे अच्छा है हुआ, वो तो फिर भी पराया आदमी है, उसने बाहर से आके लूटा सोमनाथ के मंदिर को। उस जमाने में बहुत आम सी बात थी, एक हिंदू राजा दूसरे मुल्क में जाकर, हिंदू मुल्क में जाकर वहां के मंदिर लूटता था। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जाने दो, इतिहास में क्या हुआ वो जाने दो। आपने राम मंदिर कैसे लूटा? आप गजनी है क्या? हिंदू गजनी है ये। देख सकते कि 9.25 करोड़ के लगभग पासपोर्टधारी हैं देश में, 9.25 करोड़। बाकी लेकिन कुल मिलाकर जो हम इसमें पीछे जो मंतव्य, आप सब चीजों को जो हम कहते हैं खारिज करते चले, और आप 2019 से आप ये चीजें कर रहे हैं। और मैंने वही कहा कि चुनाव आते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं। एक राज्य होता है चुनाव, वहां रहते हैं, कोई नहीं मिलता, अगले राज्य चले जाते हैं। तो आप पूरे 140 करोड़ भारतीय आप किस तरह के संकट में खड़ा कर रहे हो? मतलब वही है आपको कि जो आप वहीं से है कि बीजेपी शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी, आइए और हो जाइए, वही है समाप्त। विवेक सर, 140 करोड़ भारतीय तो तभी कहेंगे जब हमारी नागरिकता सिद्ध होगी, वरना तो 10-20 करोड़ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बाकी सारे फिर नागरिक बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जो प्रूफ इनको चाहिए वो किसी के पास है ही नहीं। तो 140 करोड़ का देश है ये, पहले मोदी जी एक्सेप्ट, अगर 140 करोड़ का देश है तो फिर सिटीजन कितने हैं ये बताइए। हम कैसे अपने आप को सिटीजन सिद्ध करिए बताइए। अगर मुझे भारत का नागरिक होने के नाते कुछ स्कीम्स का फायदा मिलता है और आप कह रहे हैं कि भाई आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपके नागरिकता का
प्रूफ नहीं है, तो फिर उस योजना का मैं फायदा कैसे उठाऊंगा? आप मुझे उस योजना का फायदा दे कैसे रहे? उन्होंने मतलब ये किया है, अभी तो कर रहे हैं वो, कि जो जिन लोगों को इन्होंने इसमें निकाल दिया, SIR में निकाल दिया है, उनको अभी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा देना ये बंद कर रहे हैं। जहां जहां इन्होंने SIR किया है, शुरू किया इन्होंने प्रोसेस, क्योंकि इनको मुसलमानों को डिप्राइव करना है, इनको मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन बनाना है। तो 2015 में MG वैद्य, मागो वैद्य, जो इनके आइडियोलॉग थे, जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था। यानी आप सोचिए, मतलब जो गोलवलकर ने लिखा था कि भाई मुसलमानों को अपने को हिटलर के रास्ते से उनका कांटा निकालना है, बाजू करना है हिटलर के रास्ते से, ये लिखा है। हिटलर का रास्ता अपना रास्ता है, यानी जेनोसाइड करना है। अब ये कंट्रोल्ड वायलेंस तो चल ही रहा है इनका मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है वायलेंस, मुझे पहले नहीं लगता था कि ये जेनोसाइड वगैरह कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये कंट्रोल्ड वायलेंस करेंगे ताकि मुसलमान लगातार टेंटर हुक्स पे रहे। मतलब आज किसी को मार दिया, यहाँ बिहार में मार दिया, कल महाराष्ट्र में मार दिया, परसों कहीं, ताकि वो डरे सहमे रहे। कहीं महाराष्ट्र में कोई मस्जिद गिरा दी, या फिर कहीं संभल में गिरा दी, ऐसा करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि मुसलमान 24 घंटा डरा रहे। लेकिन अब मुझे ये बहुत आशंका मतलब हो रही है इस बात की कि कहीं ये जेनोसाइड का प्लान तो नहीं बना रहे। मतलब जिस तरीके से ये संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस बढ़ रहा है, ये जेनोसाइड भी कर सकते हैं। और उसकी बात ही करते खुलेआम, कोई किसी एक बीजेपी का लीडर है, उसका मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा है कि पहला बार हिंदुओं को करना है, नहीं तो हम मर जाएंगे, कह रहे हैं, और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो ये खुलेआम अभी जेनोसाइड की बातें कर रहे हैं। तो ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन इनका जो पूरा प्रोग्राम है, जो भी हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है, उस हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये सारे जो उसके पार्ट्स है, मतलब सिटीजनशिप नकार देना, किसी को सड़क पर लिंचिंग कर देना, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं देना, और उधर जाके गल्फ कंट्री में जो वहां के मुस्लिम रूलर्स है, उनको ऐसे बाहें फैलाकर, मतलब बहुत ही स्टाइल के साथ जैसे नाच रहे हैं मोदी जी, और जाके गले मिल रहे हैं। उनको क्या पता नहीं है कि ये मुस्लिम हेटर है? सब पता है, उनको पता है। इनकी सारी कच्चा चिट्ठा सब सारी दुनिया के सारे देशों में है कि ये एक नंबर की मुस्लिम हेटर है। गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया, और अभी भारत में क्या हो रहा है, सब पता है, सारी दुनिया को पता है। वक्त आने दो, जब मौका आएगा तो दुनिया से रिएक्शन आएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा। ये अनसस्टेनेबल है, ये लोग जो कर रहे हैं ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये हर फ्रंट पर बहुत बड़ा एक खेल कर रहे हैं, हर फ्रंट पर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। इसीलिए ये जो जजेस जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ग्वालियर में जब अंबेडकर का पुतला ग्वालियर की कोर्ट में लगाने का इशू आया था, तो सारे मिश्रा, दुबे और शुक्ला, ये सारे जो है वहां के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं लगेगा अंबेडकर का पुतला, और अंबेडकर के बारे में अनर्गल बातें ऑन कैमरा की है। तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट का क्या कर्तव्य नहीं था कि जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान बनाया, जिस संविधान की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है, तो उन्होंने कॉग्निजेंस लेके, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ग्वालियर के कोर्ट में अंबेडकर का पुतला, अंबेडकर जी का पुतला लगे, ये इंश्योर करना उनका कर्तव्य नहीं था? क्या कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस? क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया इस बात पे, और क्यों नहीं कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा? जिन्होंने संविधान बनाया इस देश का, उनका पुतला, और मनु का पुतला इन्होंने लगाया है उधर राजस्थान के कोर्ट में, और मनुस्मृति का अभ्यास करिकुलम में डाला है। तो ऑलरेडी इन्होंने संविधान को तो ताक पे रख ही दिया है। मिला के वही है विवेक सर कि आपको उससे आप जो एजेंडा की बात करते हैं वो एजेंडा ही है, उस एजेंडा और उसके तहत जो आपने बहुत एक जो गंभीर कहीं पीछे आप उसमें आप देख पा, और
लगता है आम जन के मन में ये है, आशंका है, और खासकर मुसलमान तो बहुत भयभीत है। वो नहीं, जो आप अब नहीं, देखिए, जनता में धीरे धीरे अंदर से इसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है। ये दिख रहा है, मतलब सतह पर अभी दिखने लगा है। इनको ऐसा अगर लगता है कि ये कुछ भी करेंगे और चल जाएगा, ये अनसस्टेनेबल है। इतने बड़े पैमाने पे घोटाले, इतने बड़े पैमाने पे माल एडमिनिस्ट्रेशन, इतने बड़े पैमाने पे हैट्रेड, ये सारा जो है वो ज्यादा चल नहीं सकता। इस देश को उसकी आदत नहीं है। इस देश को सद्भाव की आदत है। इस देश को लगातार 24/7 झगड़े की आदत नहीं है। ये अनसस्टेनेबल है। लोग ज्यादा दिन तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और तब इनको भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। ये क्या समझ रहे हैं? इनको ऐसा लगता है। और अब धनंजय जी के एक बात का जवाब दे दूं। वो बार बार नागपुर की ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी बात सच है, नागपुर में ये सारा इस विष प्रयोग की शुरुआत नागपुर से हुई। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि इसका एक्सेप्टेंस गोबरपट्टी में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कम है। ये तो अभी अभी महाराष्ट्र में इन्होंने सत्ता हथियाई पूर्वी, फिर भी वो अपने पूरे बहुमत के साथ नहीं है। वो भी गड़बड़ी करके इतनी सीटें लाई है। आज भी महाराष्ट्र में इनको एक्सेप्टेंस नहीं। नागपुर में पहली बार एमपी चुन के आया 2014 में, मोदी वेव में। वो भी तब तक तो नागपुर पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ था। मतलब ये 100 साल से नागपुर में है, लेकिन नागपुर में पहली बार इनको 2014 में एमपी मिला, वो भी गडकरी के रूप में, वो भी मोदी वेव के चलते। तो नागपुर से शुरुआत हुई, ये मैं मानता हूँ। नागपुर के लोगों ने ये खुरापात शुरू की है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस खुरापात को बढ़ाने का और इसको एक्सेप्ट करने का जो पाप है, वो हिंदी पट्टी में, गोबर पट्टी में जितना हुआ है, उतना इस देश में कहीं नहीं हुआ है।